कल के लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमने देखा था, तो वो जो है उससे रिलेटेड हमको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। कल भी हमने कुछ किया था, कुछ और करना बाकी है, तो आप शुरू हो जाइए, करना शुरू करिए। शेयर कर रहा हूँ। एक ये न्यूमेरिकल है, जरा जल्दी से पढ़ो और करो। तो ये न्यूमेरिकल देख के दिमाग में क्या आता है, इस तरह के न्यूमेरिकल देख के दिमाग में ये आता है कि हमारे सर ने बोला था कि भाई जब भी पोटेंशियल गिवन हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आपको जो है यूज करना है E इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। अब बात ये है कि क्या जो पोटेंशियल गिवन है क्या वो सिंगल डायरेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या वो सिंगल डायरेक्शन में आएगी या पूरे 3D स्पेस में आएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल गिवन है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दोनों है, यानी वी नीड टू अप्लाई दैट ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्रेडियंट फॉर्म हमने देख रखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। v इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो आप इस न्यूमेरिकल को कैसे करोगे, तो जरा देखो ध्यान से इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, v इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक, अब बात यह है कि x और y कंपोनेंट यहाँ पे है, z कंपोनेंट तो है नहीं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने पड़े। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में आपको निकालनी है, ये होता है माइनस डेल v अपॉन डेल x आई कैप। ठीक, फिर पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का सीधा सीधा मतलब ये है कि मान लो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, तो x का डिफरेंशिएशन तो होगा लेकिन y स्क्वायर जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ आप एक काम करो, 2x एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और ये बाहर में जो है 5 है, यहाँ पे माइनस, तो ये x जो है डिफरेंशिएट होगा, y स्क्वायर जो होगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। s का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 ऐसे ही है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 आगे ऊपर एक कम। ठीक, और यहाँ पे आ गया i है, तो ये माइनस आप देखोगे तो y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ठीक, ये ex की वैल्यू आई i है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 12x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर i है। ठीक है, ये ex की वैल्यू है। सिमिलरली वी कैन फाइंड ey अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2v 2y j क्या, तो माइनस यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होगा, ब्रैकेट के अंदर करना, तो बाकी y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y माइनस, यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी और डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ ऐसा हो गया j क्या, ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ey की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 2x y j क्या। तो आपको यही कंपोनेंट्स निकालने हैं, इसको आप चाहें तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई z का यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस वजह से हम ez को जो है लिख सकते हैं सीधे सीधे 0। ठीक है, 0 k कैपिटल। तो ये जो कंपोनेंट्स हमको निकालने थे हमने निकाल लिए, तो बहुत आसान होता है, बस आपको कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तो करके दिखाई दो। ये क्वेश्चन करिए। तो जो पहला पार्ट है हमारा
वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी मदद से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप जब देखोगे तो यहाँ भी एक्स और वाई के यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, तो आपको EX निकालना पड़ेगा। EX जब निकालोगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस, ये जब आप करोगे तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर को ये डिफरेंशिएट कर सकता है तो ए तो रह जाएगा ऐसा ही, बाकी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आई कैप, ठीक। और y को डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस 2ax आई। ये फर्स्ट पार्ट का x कंपोनेंट है। फिर इसी का y कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप करोगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई करोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, ठीक। बाकी एक a यहाँ पे बचा हुआ है, a पहले से ही बाहर है, तो 2ay जे कैप प्लस में आएगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट हो गया। अभी b इक्वल्स टू ax y, देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती करने लगते हैं, वो क्या करते हैं एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने लगते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, वो रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जब आप x कंपोनेंट निकालोगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, जब डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो माइनस ए वाई आई कैप इसका आंसर होगा। सिमिलरली ई वाई निकालोगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ए कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट, ठीक, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 ax जे कैप, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, एक बार आप इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो -4/√3 नहीं नहीं, अब चेक करते हैं, अब हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दिए हुए हैं। ये पहला इक्विपोटेंशियल सर्फेस है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये दूसरा है 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसे है, 30 डिग्री के एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये तो गैप, ये जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में ये 10 सेंटीमीटर का है, आप सारे देख रहे हैं। लेकिन अब समझिए, इसको मैं जरा बोर्ड पे करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले देखो दो मेथड से इसको करेंगे हम लोग, दो मेथड से करेंगे, दो मेथड का मेथड एक ही है, लेकिन फाइनल जो आंसर आ सकता है वो दो तरीके से आ सकता है। आंसर सेम होगा लेकिन तरीका अलग होगा। ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट, 30 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, 10 पे है, 20 पे है, 30 पे है और 40 पे है सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब जरा ध्यान देना, एक चीज समझना, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी होगी, ठीक। तो एक बात आप समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा और हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब हमको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है कि वो सारे के सारे सरफेसेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो और ये ऐसा होते हुए जाएगा, ठीक। एक ये तरीका है, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, पहला तरीका, ठीक है। और दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, एक चीज रुक जाओ, एक चीज थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छे से हम बनाते हैं, सिमेट्रिकल बनाते हैं कि सॉल्व करते टाइम आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ 90 डिग्री पे है ये, और इस तरह से ये निकलेगा, ठीक। एक डायरेक्शन ये,
ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इधर की तरफ, तो मैं इसको डायरेक्शन 1 बोल दे रहा हूँ और इसका डायरेक्शन इधर जो है 2 बोल दे रहा हूँ। अब हमको डिसाइड करना है कि 1 वाला डायरेक्शन होगा या 2 वाला डायरेक्शन होगा। तो शिवेंद्र पांडे बता सकते हो क्या कि कौन सा डायरेक्शन होगा, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा? नहीं, सेकेंड वाला सर। सेकंड वाला होगा। अच्छा चलो, क्यों होगा शिवेंद्र, सेकंड वाला क्यों होगा? हाँ भानु बोलो। सर डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जाता है ना वो, कौन सा डायरेक्शन होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। वेरी गुड, शिवेंद्र समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो ये सब ध्यान दिया करो भानु, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है। अगर आप सेकंड डायरेक्शन ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इंक्रीजिंग पोटेंशियल में आ जाएगा। लेकिन हमको तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में मूव करता है। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल ये होगा ना 40, 30, 10, 20, 10, मतलब कि ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। हमारा जो करेक्ट डायरेक्शन है वो यही है। ठीक है, तो पहली बात हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली। दूसरी बात कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हमको निकालना है। तो एक चीज समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर आपको निकालना है तो अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप अलग अलग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे, अच्छा एक चीज समझो, जैसे एक चीज समझो, कैसे मुझे पता चल जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो आपको पता होगा कि जब इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते थे वो परपेंडिकुलर इस तरह से कुछ बनते थे एक दूसरे के पैरेलल। तो आप देखो यहाँ उसी का वाइस वर्सा भी तो एकदम सेम है ना, कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है पैरेलल है एक दूसरे के, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता है कि हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, रिलेशन कौन सा यूज करते हैं? तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो E इंटू डी होता है। V मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इस प्लेट को A मान लो, इस प्लेट को B मान लो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो EB माइनस VA इक्वल टू E इंटू डी होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि B बड़ा है A छोटा है, इसको करेंगे तो E इंटू डी आएगा। ठीक, अब हमको यही E निकालना है। तो VB माइनस VA क्या होगा? 20 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 10। E निकालना है, दूरी की बात आती है। तो मुझे पता है कहाँ गड़बड़ हुआ है, मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस आपने ले ली। लेकिन याद रखो, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी हमको लेनी पड़ती है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी हमको लेनी पड़ती है। या फिर आप ऐसा कह लें, कल मैंने ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डी होना चाहिए। मतलब डी जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने डिस्कस किया था। एक बार बताओ, ये वाली दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है क्या? नहीं, ये वाली दूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब दो बातें कह सकते हैं, दिस डी मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और कल हमने एक बात लिखी थी कि ये डी क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का वो दूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। मतलब दो तरह से ये चीजें कही जा सकती हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये डिस्टेंस क्या होता है? वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की के बीच की परपेंडिकुलर दूरी होती है, या द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, ये जो दूरी होगी ये एक्चुअल दूरी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच। तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर, ये है एंगल 30 डिग्री। तो ये जो होगा 10 sin 30 आएगा कि नहीं आएगा? ये इतनी बात समझ में आ गई होगी यार। ये एक ट्रायंगल है, वहां पे आप जब sin 30 लोगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 sin 30 आ जाएगा। ये इसको मैं x बोल दे रहा हूँ या फिर d बोल दे रहा हूँ। d हमने लिखा d बोल दे रहा हूँ। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 10 sin 30 डिग्री, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। डी की वैल्यू आ गई, रख देते हैं यहाँ पे 5 into 10 to the power minus 2 मीटर। बाकी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/5 10 power minus 2।
ठीक है, तो यहाँ पे आप जब करोगे तो 2 आ जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 न्यूटन पर कूलम। अब बात ये है कि जरा आप समझो, केवल यहाँ पे छोड़ देना हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम ये कह दें हमारा मैग्नीट्यूड आ गया काम खत्म, नहीं। आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्शन देखो यहाँ एक चीज समझो, जैसे मान लो ये 30 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो 120 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये लिख सकते हैं कि एट 120 डिग्री फ्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव एंगल मेकिंग पॉजिटिव एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल ये बना रहा है 120, और पॉजिटिव एंगल आपको पता है क्या होना चाहिए, वो हमको एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना पड़ता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो मेकिंग पॉजिटिव एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक रास्ता तो ये है। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आएंगे उसके अंदर किस तरह से लिखा आ सकता है कि 20 न्यूटन पर कूलम का है और 120 डिग्री बना रहा है। अब आप एक चीज समझो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये 60 डिग्री भी तो एक्स एक्सिस से बना रहा है। अबे तो हमने क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल, और पॉजिटिव एंगल पहले से डिस्कस करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हमको लेना पड़ता है, ठीक। अब ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको यूनिट वेक्टर्स के टर्म में दे सकता है, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसा इस तरह के टर्म में दे सकता है। तो आपको उस तरह से भी करना आना चाहिए। तो इसको मैं मेथड 1 आप करके लिख सकते हैं, इसको मैं जो है अभी फिलहाल रब करूंगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड कैसे करेंगे, हम कुछ करना नहीं है, आपने 80% जंग जीत ली है, अब थोड़ा सा बस रिजॉल्व करना है, बात खत्म। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। अब ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो आएगा ये वाला, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा E cos 60 डिग्री, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप में। ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स एक्सिस होगा ना, ठीक है। तो E की वैल्यू हमारी आ रखी है 120, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे जो आंसर आएगा -60 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से EY की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको इधर की तरफ ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -120 sin 60 जे कैप, सॉरी माइनस में नहीं प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 120 इंटू √3/2 जे कैप, यानी 60 √3 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो ये जो है हमारा ऐसा आएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, EX प्लस EY। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -60 आई कैप प्लस 60 √3 जे कैप, या 60 बाहर ले ले आप तो -I कैप प्लस √3 जे कैप न्यूटन पर कूलम। तो जब आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो देखोगे 120 के बराबर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ये √दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आप देखेंगे 120 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये दूसरा तरीका था, मेथड 2 था, ठीक है। चलिए, तो अब जरा एक चीज समझना, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, रिजॉल्व कर देना। अब एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं फटाक से, ठीक है। ये वाला पढ़िए सब लोग। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो ये चार्ज इसके ऊपर कैपिटल Q है, कह रहा है भाई कोई स्मॉल q चार्ज को आप A से B तक ले जाएं, उसको यहाँ A से B तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक वर्क डन मेरे ख्याल से पूछा हुआ है, ठीक है।
तो वो आप अगर देखो तो उसमें आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रिक वर्क डन पूछा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक वर्क डन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा डिफरेंस। अब जरा ध्यान से समझो कि आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन आप जानते हो कि दो रास्ते हैं, कि सिंपल सा एक चीज आप कर सकते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, वर्क डन निकालना है। तो आप जानते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा 3/2 के कैपिटल क्यू बाई आर। अरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 3/2 सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, है ना। और बाकी बी वाले का क्या है, बी वाले का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, ये होगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर आएगा ये। अब हमको पता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली यहाँ स्मॉल क्यू यहाँ पे, फाइनली बी पे पहुंचेगा। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वीबी माइनस वीए। ये एक्सटर्नल एजेंट का जो है क्या है, वर्क डन है। तो आप पहले ये निकाल लें। तो Q इंटू वीबी के क्यू अपॉन आर माइनस वीए 3/2 के क्यू अपॉन आर। जब आप यहाँ करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1/2 के क्यू अपॉन आर इंटू क्यू। तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया, लेकिन हमको तो निकालना है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यही ऑप्शंस में दोनों चीजें रहती हैं, आप गलती करके चले आओ। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट के बारे में पूरा नॉलेज है। एक्सटर्नल एजेंट में ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल एजेंट निकालिए, अगर वो पूछा है तो वेल एंड गुड, नहीं पूछा है तो आप उसका साइन बदल दीजिए, बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि 1/2 के क्यू अपॉन के क्यू क्यू अपॉन आर। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्यू क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह के भी ऑप्शन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ठीक है। तो दीपक आया था क्या इतना? हाँ सर, लेकिन सर एक चीज था, हाँ बताओ। बी का पोटेंशियल जो है वो कम है और ए का ज्यादा है, तो एक्सटर्नल फील्ड का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव आएगा ना? नहीं, तुमको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा वो ना तुमको पता है ना मुझे पता है, हमें बस कॉन्सेप्ट पता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है वो क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एक्सटर्नल के केस। तो A इनिशियल था, B फाइनल था, तो A से B तक जा रहा था ये। तो हमने वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखा कि Q इंटू V फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब उसके बाद वो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, जैसे यहाँ निगेटिव आ गया है तो निगेटिव ऐसे ही बाय डिफॉल्ट दिखा दे रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करता है, वर्क कर कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा, क्यू चार्ज को अपने आप लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा वो हमारे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो होता है क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपको ध्यान देना। अब वो किस साइन में आएगा, वो जैसे यहाँ निगेटिव आ गया, बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना था तो साइन बदल दिया, बात खत्म हो गई। ये आसान सा क्वेश्चन था। इसका एक और मेथड है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वो मेथड कैसे करोगे, वहां पे जैसे मान लो हमको पता है V जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव ऑफ E डॉट ds, ऐसा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप अंदर वाले पॉइंट पे किसी पे लिख लो, जैसे अंदर वाले पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक। और यहाँ पे dx के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब लिख लोगे। अब यहाँ पे कहां से कहां तक जा रहा है, ये तो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, कैपिटल आर तक, ठीक है। ये जो चीज है कहां से कहां तक बदलेगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक, मतलब ए से लेके बी तक। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये सॉरी हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को जब चार्ज स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा, ठीक। अब उसी का साइन नेगेटिव कर दोगे तो ये फिर से ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक मेथड है, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मेथड 2, ठीक है। तो ये आप करके देख सकते हैं, ठीक। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उनसे ऐसा कुछ नहीं है कि उससे स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में उनका यूज कर दिया जाए तो न्यूमेरिकल को टफ बनाया जा सकता है, ठीक। ये अगला टॉपिक हमारा ये है कि जब दो कंडक्टिंग बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट करा दी जाए किसी मेटल वायर से, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं
when two conducting bodies connected with a metal wire, when two conducting bodies connected with a metal wire, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ध्यान समझते हैं। यहाँ पे ये बॉडी है, मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी है, सरफेसेस आउटर सरफेस पे चले जाएंगे, चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाएंगे, और ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, इस पे भी चार्जेस जो आप दोगे, मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें भी नेगेटिव ऑल्सो। तो यहाँ मान लो इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसका जो रेडियस होगा वो R1 है, इसका जो रेडियस होगा वो R2। कंडीशन ये है, बॉडीज आर फार अपार्ट, बॉडीज जो है दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, ठीक है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है इनके रेडियस के मुकाबले ज्यादा है, ठीक, तो हम कह सकते हैं बॉडीज आर फार अपार्ट। अब इनको क्या करना है, इनको जो है किसी मेटल वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है, ये मेटल वायर है, इससे आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करा दो। तो कनेक्ट कराते ही क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट समझो, लिखने के लिए पीडीएफ जो सेंड करूंगा मैं आज, उसमें ये चीजें हैं, आप लिख सकते हो। अब जरा देखो, जब भी हम कनेक्ट कराते हैं किसी भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को किसी मेटल वायर से, तो होता क्या है, चार्जेस का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, चार्जेस का ट्रांसफर होना शुरू होता है। तो किस तरह से चार्ज फ्लो करेगा, क्या यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा या यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो कर जाएगा? तो चार्ज ऐसा फ्लो करते हैं, ये पॉइंट अगर ए बोले, ये पॉइंट अगर बी बोले, तो ए और बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। मतलब अगर हम किसी मेटल वायर से इनको कनेक्ट करा दिए, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, और वो चार्जेस के ट्रांसफर ऐसे होते हैं कि दोनों बॉडीज जो हो सेम पोटेंशियल पे आ जाए। सिंपल सा बात ये है, मतलब बीए जो हो वो क्या हो जाए, बीबी के बराबर हो जाए, ऐसा चार्ज का ट्रांसफर होगा बॉडीज के अंदर, ठीक। तो मान लीजिए चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो ये Q1 बदल जाएगा, Q2 भी बदल जाएगा। तो मान लो यहाँ पे Q1 फाइनल आ गया और यहाँ पे ये Q2 फाइनल आ गया अभी, ठीक है, चार्जेस जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अभी बॉडी के ऊपर ये दोनों चार्जेस आ गए। अब पोटेंशियल ऐसा चार्ज क्यों आया, ताकि पोटेंशियल सेम हो जाए। कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये पॉइंट ए की अगर आप बात करो, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के Q1F/R। ये कंडक्टिंग बॉडीज की वजह से यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल ये होगा, और ये बॉडीज दूर दूर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले ही कंसिडर कर रखा है कि बॉडीज आर फार अपार्ट। अगर ये कंसिडरेशन नहीं होता तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एक इफेक्ट पड़ता, तो वो भी आपको लिखना पड़ता। लेकिन फॉर ईज वी हैव कंसीडर्ड दिस ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये बात करोगे तो Q2 फाइनल अपॉन ये R1 है, ये R2 हो जाएगा, ठीक है, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना कि अगर हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि सारे चार्जेस सरफेस पे आ गए हैं, तो इसको लिख सकते हैं σ1 फाइनल इनटू एरिया होगा। एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, σ2 फाइनल इनटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2। R2 से ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 से ये कट गया, तो बचा क्या है, σ1 फाइनल इंटू R1 इक्वल्स टू σ2 फाइनल इंटू R2। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब जो बॉडी बड़ी होगी, जिस बॉडी का साइज बड़ा होगा, उस बॉडी के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। मतलब छोटे वाले बॉडी पे चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी चीजें ये कॉन्सेप्ट पूछी जा सकती हैं कि कोई बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, कोई बॉडी का साइज बहुत छोटा है, तो फाइनल चार्ज किस पे ज्यादा होगा। तो हम कंफ्यूजन में आकर के ये लिख सकते हैं कि जो बड़ी वाली बॉडी होगी उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं रिलेशन आया है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और ये हमने पहले भी देख रखा है, लेकिन ये केसेस में नहीं देखा। तो यहाँ पे ये जो होता है ऐसा होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट, आप नोट्स जो है यहाँ से बना सकते हो। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल बॉडी इन कॉन्टेक्ट।
मेटल बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो वही। तो आफ्टर कॉन्टेक्टिंग टू मेटल चार्ज बॉडीज, चार्ज एक्सचेंज टेक्स प्लेस टिल बोथ विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल पे आता हूँ। तो ये सारा सॉल्व जो मैंने अभी किया है, सारी चीजें जो है यहाँ पे दे रखी है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स में इसको रख सकते हो। अगला हमारा बॉडी है, टॉपिक है अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में हमको देखना है, वो कॉन्सेप्ट भी सीख लें, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। अब जरा ध्यान दो, अर्थिंग के बारे में क्या देखेंगे। देखो सबसे पहली बात हम अर्थ की बात, तो अर्थ जो होता है वो एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होती है अर्थ, जो होती है बहुत बड़ा होता है अर्थ। उसका जो रेडियस है वो क्या है, 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर का तो केवल रेडियस है ना। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ कितनी बड़ी बॉडी और यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होती है। जब मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बता रहा था तभी मैंने डिस्कस किया था कि मेरे टाइम में क्वेश्चन आया हुआ था अर्थ से रिलेटेड। तो अर्थ जो है यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है। अब जरा देखो उसके अंदर इतने चार्जेस हैं और इतनी बड़ी बॉडी है। अब जरा यहाँ पे बात ध्यान समझना, अगर मान लो हम एक क्या करें, बहुत छोटा सा चार्ज सप्लाई करें। देखो हमारे हाथ में देखो बहुत होगा तो नैनो कूलाम में चार्ज हम सप्लाई कर सकते हैं, माइक्रो कूलाम में चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, हार्डली बहुत करेंगे तो मिली कूलाम में चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि 1 कूलाम चार्ज भी एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी। आप कभी भी न्यूमेरिकल्स देखते होगे, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आप कभी भी न्यूमेरिकल्स देखते होगे तो कभी ये नहीं लिखता है कि 50 कूलाम या 500 कूलाम, हमेशा माइक्रो, नैनो और मिली में ही दिया होता है चार्जेस का अमाउंट, है ना। तो चार्ज जो होते हैं हम जो अपने प्रैक्टिकल पर्पस से ट्रांसफर कर सकते हैं वो बहुत होगा, हार्डली होगा तो मिली कूलाम के अंदर होगा या नैनो माइक्रो कूलाम के अंदर होगा। तो मान लो अर्थ में आपने कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया, ठीक, मिली कूलाम में चार्ज सप्लाई कर दिया, तो वो चार्ज की वैल्यू जो है वो क्यू है। तो अर्थ में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया क्यू चार्ज, तो जो पोटेंशियल होगा अर्थ का वो बहुत होगा, तो के क्यू अपॉन आर होगा अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल, क्योंकि आपने क्यू चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई किया। मतलब समझ रहे हो ये किसमें है, हम बहुत बड़ी क्वांटिटी सप्लाई अगर करें तो मिली में, मिली कूलाम 10⁻³ में, और रेडियस किसमें है 6400 किलोमीटर। मतलब ओवरऑल ये जो क्वांटिटी आई ये निग्लिजिबल हो गई, समझ रहे हो, ओवरऑल क्वांटिटी क्या आई, निग्लिजिबल हो, जो जीरो के लगभग हो गई, कोई पोटेंशियल नहीं आया अर्थ का। मतलब किसी भी बॉडी को हम अर्थ में कनेक्ट अगर करते हैं तो सिंपल सा होता है, वो बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है सरफेस का वो जीरो हो जाता है। बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सरफेस का जीरो हो जाता है। तो कोई कंडक्टिंग बॉडी जो है, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी है, इसको हमने अर्थ कर दिया, तो कंडक्टिंग बॉडी हमको पता है कि यार कंडक्टर्स के ऊपर सारे पॉइंट्स पे जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो VA जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अर्थ में कनेक्ट करते ही। तो क्यों, कैसे जीरो हो जाता है, जीरो होता है ये चार्जेस के ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव चार्जेस थे, यहाँ पे क्या थे, निगेटिव चार्जेस थे, QE चार्ज था इस बॉडी के ऊपर। जैसे आप अर्थ से कनेक्ट करोगे सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर तो फ्लो करके अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो चार्ज बचेगा, बॉडी के सरफेस पे चार्ज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल खत्म होगा। तो मान लो सरफेस पॉइंट पे अगर बात करें इसका रेडियस r है और QE चार्ज इसके पास पहले से था, तो VA की बात लिखें, अगर VA लिखें तो ये क्या हो जाएगा, K QE अपॉन R, और जैसे ही अर्थ से हमने कनेक्ट किया तो ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जहां यहाँ आप K QE अपॉन R करोगे, ये जीरो के बराबर करोगे तो QE की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि बॉडी के सरफेस का चार्ज क्या हो जाता है, बॉडी का सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, पूरी बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब यार मेरी बात ध्यान समझो, जैसे मान लो यहाँ पे बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी थी, ये अच्छा ये आइसोलेटेड बॉडी की बात है, इसके मतलब आगे पीछे कोई चार्ज और नहीं है। अगर मान लो ये बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी थी, इसका रेडियस r था, ठीक है। आप इससे x दूरी पे एक चार्ज रख रहे थे q, अभी ये बॉडी आइसोलेटेड नहीं है और इसको आप अर्थ कर दे रहे थे,
एक बात बताओ, अर्थ करने से पहले इस बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल रहा होगा, वो बॉडी के ऊपर पोटेंशियल क्या रहा होगा? Q/X रहा होगा, क्योंकि Q चार्ज से x दूरी पे जो पोटेंशियल रहा होगा Q/X रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने बॉडी को अर्थ किया तो ये बॉडी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब ये अर्थ क्या करेगा? अर्थ को जो है यहाँ पे एक चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, QE चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इसके ऊपर चार्ज नहीं सप्लाई करेगा तो ये जो पोटेंशियल मेंटेन रखेगा Q/X। तो देखते हैं कि ये QE चार्ज सप्लाई कर दिया। अब जो है फाइनली अगर आप ये लिखोगे पॉइंट ए पे, तो इसके वजह से तो पोटेंशियल होगा ही होगा Q/X, प्लस ये जो अर्थ ने एक चार्ज सप्लाई किया है, इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल आएगा, वो हो जाएगा Q/R। ठीक है, Q/R सरफेस पे। ठीक, तो अब जैसे ही अर्थिंग करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो बॉडी होती है उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस सब वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ जब 0 के बराबर जैसे ही आप करोगे तो QE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QE की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, QE की वैल्यू आ जाएगी -QR/X। मतलब अर्थ इतना चार्ज सप्लाई करेगा इस बॉडी के ऊपर ताकि इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए जब अर्थिंग किया। ये चीजें आपके नोट्स में है, ये घबराने की बात नहीं है, ये पीडीएफ में दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखो अर्थिंग हो रहा है तो अर्थ क्या है? वेरी लार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह काम कर रहा है। अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। वही है कि अगर आप कोई चार्ज क्यू सप्लाई करते हो तो पोटेंशियल जो होता है अर्थ का, उसमें कोई ऐसा चेंज आता नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, वो 0 पोटेंशियल जो है, मतलब आप एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो उसकी वजह से कोई पोटेंशियल अर्थ के अंदर नहीं आता है। अब यहाँ पे यही बात बताई गई कि कोई स्मॉल चार्ज बॉडी, मेटल बॉडी है, अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो फाइनल पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है उस बॉडी का। जैसे यहाँ पे समझो, जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ लेके बताया था, ये चार्ज क्या हो गया था? अर्थ के अंदर चला गया था। उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दिखाया गया कि जैसे ही आप अर्थ करोगे, ठीक है, तो चार्ज QF जो है अर्थ में चला जाएगा। देखो वैसे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता नहीं है, इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया है एक्चुअली हियर अर्थ विल सप्लाई चार्ज ऑन बॉडी। ये अर्थ जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर देगा ताकि पोटेंशियल 0 हो जाए। ठीक है, वैसे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता इस वजह से, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0, और फाइनल चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जैसे यहाँ पे देखो फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान समझो। वही है कि अर्थ, कोई मेटल स्फीयर का अर्थिंग हमने किया, लेकिन उसके सराउंडिंग में एक चार्ज रखा हुआ है, तो वही है फिक्स्ड चार्ज है x दूरी पे, अर्थ ने QE चार्ज सप्लाई किया, या QE की वैल्यू क्या आ जाएगी? -QR/X। तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अर्थ या तो चार्ज सप्लाई कर सकता है, या बॉडी के अंदर से सारा का सारा चार्ज अर्थ में जा सकता है, डिपेंड्स कि उस बॉडी का हमको पोटेंशियल 0 करना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उसका फाइनल पोटेंशियल आप लिखिएगा, और आप निकाल सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल जो है उसको 0 के बराबर आप कर दोगे तो चार्ज का कितना सप्लाई हुआ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पहुंच सकता है कि पहले अगर अर्थिंग नहीं हुई रही होगी तो बॉडी के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहा होगा वो KQ/X रहा होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने अर्थ कर दिया तो अब ये बॉडी का पोटेंशियल 0 होना पड़ेगा। तो बॉडी के पोटेंशियल को 0 करने के लिए इट मे बी पॉसिबल कि अर्थ जो है चार्ज सप्लाई करे, या अर्थ जो है चार्ज यहाँ से निकाल ले। तो यहाँ पे हमने वो QE की वैल्यू निकाली, तो QE की वैल्यू क्या आई? -QR/X। मतलब ये QE जो है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे अर्थ सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, इस लेक्चर में। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और हमने चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद कैपेसिटर्स। कैपेसिटर शुरू करना है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, तो एक टॉपिक और डिस्कस करना है, जैसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की बात है। जैसे मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R1। ठीक, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q1। ठीक, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अब इसको जो है एक दूसरे स्फेरिकल सेल के अंदर बंद कर दिया गया, स्फेरिकल सेल के, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर, जिसके ऊपर चार्ज था Q2, और सॉरी इसका जो रेडियस था वो था R2। ठीक है, ये ऐसा था। ठीक,
आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों स्पीयर्स को किसी मेटल वायर से कनेक्ट करा दिया जाए, तो मेटल वायर से कनेक्ट करा देंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, ये तो आपको पता चल गया। क्यों चार्ज का फ्लो होगा? जैसे ही मेटल वायर से कनेक्ट कराएंगे आप दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो दोनों बॉडीज के पोटेंशियल को सेम करने के लिए चार्ज का फ्लो होगा। तो बताना है कि चार्ज अंदर वाले से बाहर वाले फ्लो करेगा, बाहर वाले से अंदर वाले में फ्लो करेगा, या दोनों जो है मतलब बाहर से भी अंदर जाएगा, अंदर से भी बाहर आएगा कुछ चार्ज, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इसी को हमको डिस्कस करना है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम देख रहे हैं कि व्हेन नॉट कनेक्टेड, जब ये मेटल वायर से कनेक्टेड नहीं थे तब क्या था? जब मेटल वायर से कनेक्टेड नहीं थे तो VA की अगर हम बात करें, पॉइंट ए की बात करें, वहां का पोटेंशियल क्या होगा? इस स्फीयर की वजह से वहां का पोटेंशियल आएगा Q1/R1, ठीक है, प्लस ये बाहर वाले के लिए पॉइंट ए जो है इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो आउटर सरफेस के लिए पोटेंशियल के बराबर होता है। तो बाहर वाले के लिए जो पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा वो KQ2/R2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं। इसी तरह से आप पॉइंट बी की, जब कनेक्टेड नहीं है तब की बात है, पॉइंट बी की अगर बात करें कि वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी के पोटेंशियल की अगर आप बात करोगे तो के, अब देखो अंदर वाले स्फीयर की वजह से भी यहाँ एक पोटेंशियल होगा KQ1/R2, क्योंकि यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? R2 हो जाएगी। अब बाहर वाला स्फीयर जो होगा उसी का ये पॉइंट है, तो उसकी वजह से तो पोटेंशियल होगा ही होगा। वो कितना होगा? KQ2/R2। सेकेंड इक्वेशन, एक काम करो, VA माइनस VB करो, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप निकालोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कटेगा, ये वाला जो टर्म है इस वाले से कट जाएगा, तो आएगा क्या? KQ1/R1 माइनस KQ2/R2। तो यहाँ पे आप देखोगे KQ1 कॉमन, सॉरी ये Q1 है, KQ1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/R2। आप एक बात बताओ, क्या R2 ग्रेटर देन है R1 के? ठीक है, बाहर वाला ये रेडियस बड़ा है छोटे से, इसका मतलब 1/R2 जो होगा छोटा हो जाएगा 1/R1। अरे यार 4 बड़ा होता है 2 से, अरे 4 ग्रेटर देन 2 से होता है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/4 घट जाता है 1/2 से। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो 1/R2 छोटा है 1/R1 के, तो जब आप ये बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे, देखो ये 1/R1 बड़ा है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे, ये पूरा का पूरा टर्म जो आएगा, क्या ये पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो बड़ा है पॉइंट बी के पोटेंशियल के, यानी कि VA जो है बड़ा है पॉइंट बी के। एक बात बताओ, जो पानी का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है, वो हायर लेवल टू, एक बात बताओ, एक मेरी बात समझना, नीचे तुम एक बाल्टी में पानी रख, बिना किसी पंप के, बिना किसी मोटर के, क्या ये पानी को तुम ऊपर पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंचा सकते, मतलब लोअर से हायर पे नहीं पहुंचा सकते पानी को। लेकिन वही ऊपर एक टंकी लगी रहती है, पानी अपने आप नीचे चला आता है, ठीक, क्योंकि हायर से लोअर आ रहा है। तो उसी तरह से चार्ज की अगर हम बात करें, तो चार्ज भी जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है? फ्लो करता है। तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा आगे, तो इसी वजह से पॉइंट ए से चार्ज क्या करेगा? पॉइंट बी पे फ्लो कर जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सेल के ऊपर कितना चार्ज है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर irrespective of charge at the outer sphere। फिर से मैं बोल रहा हूं, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर completely। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर completely, irrespective of charge on the आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर पे कितना चार्ज है उससे मतलब नहीं है, अंदर से पूरा पूरा चार्ज क्या होगा? बाहर वाले पे शिफ्ट कर जाएगा। अब जरा मेरी बात ध्यान समझे ना, अब मेरे पास जगह तो इतना कम है, लेकिन मैं यही बनाता हूँ। जैसे मान लो अब क्या होगा, फाइनली क्या होगा? फाइनली होगा ये होगा तुम्हारा R1, ये होगा तुम्हारा R2। अब जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया इसको, तो ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ठीक है। Q1 पूरा पूरा कहाँ चला गया होगा? आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। अब आप एक काम कर सकते हो, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिखिएगा,
आप देखिएगा पॉइंट ए का और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट भी हमारे गुरुजी ने पढ़ा दिया है कि भाई जब भी हम मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों कंडक्टिंग बॉडीज के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। तो अब आप पॉइंट ए और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिएगा, देखिएगा ए और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ कितना होगा। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन R2, और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R2। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको कैसे कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है भाई, देखो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले की वजह से अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, बाहर वाले की ही वजह से होगा। तो बाहर वाले के लिए पॉइंट ए जो है इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो भी आउटर सरफेस के बराबर होता है। तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन R2। ठीक, अब अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले की वजह से होगा ही नहीं, अंदर वाले पे कोई चार्ज ही नहीं है। पॉइंट बी पे केवल पोटेंशियल बाहर वाले की वजह से होगा। तो बाहर वाले की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस पोटेंशियल होगा Q1 प्लस Q2 बाई R2। तो इस तरह का चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट करिए। ठीक है, चलिए चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है उसको लेके कैपेसिटर्स।